नमस्कार महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस बदल चुका है और क्या बदले सिलेबस से आपको डरने की ज़रूरत है? तो हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ है मेरी तरफ से। बहुत लोग बोलेंगे कि इसका जवाब ना होना चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से इसका जवाब है कि हाँ, बदले हुए सिलेबस से आपको डरना चाहिए, क्योंकि अपने दुश्मन को कभी भी आपको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और आपका दुश्मन है एग्जामिनर, जो आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न बना करके देगा। यानी उसका हथियार क्या है? क्वेश्चन। और आपका हथियार क्या है? उस सिलेबस के अनुसार ठीक ठाक तरीके से पढ़ें तो जाके सिलेक्शन हो। बस यही खेल है पूरा। तो डरना बिल्कुल चाहिए, सिलेबस में परिवर्तन की वजह से आपको डरना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से परीक्षा तिथि पर बात करूंगा, सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुए हैं उस पर बात करूंगा। कुछ क्या, बहुत ज़्यादा परिवर्तन, अगर मैं कहूँ अपनी भाषा में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बात करूंगा कि जो बच्चे खुद से पढ़ाई कर रही हैं, जो लड़कियां खुद से, जिसको बोला जाता है सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी वाले लोग किस तरीके से अपने ओपिनियन को चेंज करें या अपने पढ़ने के तरीके को बदलें कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, ठीक ठाक नंबर ला पाएँ। क्लियर होगा? तो परीक्षा तिथि पर भी बात करेंगे, सिलेबस पर भी बात करेंगे और सिलेबस में जो भी कुछ कठिनाई है उन सब विषयों पर बात करेंगे। सिलेबस की बात करें तो इस बार जो सिलेबस है, सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि जो पूर्णांक है यानी मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 अंक का कर दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले 200 अंक का हुआ करता था, एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते थे, अब एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटा समय कर दिया गया, पहले समय ये शायद 3 घंटे का समय था, अब 2 घंटा कर दिया गया। प्रश्नों की संख्या 100 जैसे पहले था। प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ। माइनस मार्किंग क्या रहेगा? हाँ, माइनस मार्किंग जैसा व्यापम लेता है वैसा ही माइनस मार्किंग 0.25 नंबर का रहने वाला है। यहां तक बात क्लियर होगी? चलिए, बस पहले भी यही सिलेबस था सेम, बस यहाँ पे जो अंक था ना, ये जस्ट अंक डबल हुआ करता था। यानी यहाँ पे 40 अंक हुआ करता था, यहाँ पे 80 अंक हुआ करता था, बस इतना ही था। चूंकि हर प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते थे तो डबल अंक था, अब वो 2 अंक के जगह में 1 अंक कर दिया तो सिंगल अंक है। यहाँ तक कोई डरने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक सिलेबस बिल्कुल पहले जैसा है, मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखें, भाग 1 की बात करता हूं। थोड़ा सा मैं डील करते हुए चलूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं इस वीडियो में उन बच्चों पर भी फोकस करूंगा जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कई बार उनके डिमांड्स आते हैं कि सर सेल्फ स्टडी को किस तरीके से किया जाए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए मैं बात करता चलूंगा। पहला देखते हैं, महिला एवं बाल विकास के उद्देश्य एवं दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण। पर्व नहीं है, पूर्व है। पर्व नहीं है, ये पूर्व है। पूर्व में एकीकृत बाल विकास सेवा यानी आईसीडीएस के नाम से जाना जाता था। आंगनबाड़ी के सेवाएं, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक के दायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड, इन सब विषयों पर एक चीज और आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं, एक सरकारी प्रतिवेदन, एक शासकीय प्रतिवेदन व्हाट्सएप में बहुत शेयर हो रहा है। उस शासकीय प्रतिवेदन में इस सिलेबस से संबंधित कुछ चीजें हैं, लेकिन एक चीज बता दूं, वो शासकीय प्रतिवेदन जो है वो अपडेटेड नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, उस शासकीय प्रतिवेदन में जो डेटा है वो अपडेटेड डेटा नहीं है। तो उस शासकीय प्रतिवेदन को अगर आप पढ़ते हैं तो एक बेसिक तौर पे जरूर पढ़ सकते हैं, बेस के तौर पे, लेकिन उसमें आप डेटा को अपडेट करेंगे तब जाकर के होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि उस शासकीय प्रतिवेदन पे बहुत ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि अगर डेटा गलत हुआ, 1 नंबर चूका मतलब गया। तो देखिए, यहां पे अगर कुछ बात करें कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, अगर यहां से बात करूं तो इसको जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी बात करता हूं कि आखिर पहले जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना थी उसी को बदल के ये नाम दिया गया। तो पहले जो योजना थी उसमें आखिर क्या परिवर्तन किया गया कि उसको सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण पर 2.0 कहा गया?
ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। साथ में जैसे आंगनबाड़ी की सेवाएं, तो आंगनबाड़ी की सेवाओं के अंतर्गत जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं, उन सेवाओं के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसको अभी थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उन 6 प्रकार की सेवाओं को केवल, जैसे अगर मैं कहूं टीकाकरण की सेवा है, जैसे मैं कहूं कि शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की सेवा है, तो वहां तक बात खत्म नहीं होती। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होंगी, उसमें आंगनबाड़ी का कार्यक्रम कैसे कैसे डिवाइड होता है, एक दिन में आंगनबाड़ी में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, ये सब चीजें आपको डीप में जा करके पढ़ना पड़ेगा एक एक बिंदु। क्योंकि पिछले साल लोगों का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से नंबर से भी लोग चुके हैं, और चूकने के बाद अभी पछता रहे हैं। और पछताने का कारण क्या है? पछताने का कारण यही है कि इसको उन्होंने बहुत हल्के में लिया, खासकर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी वो, क्यों तो मैं कार्यकर्ता हूं, हमेशा से काम कर रही हूं, तो क्या मेरे को पता नहीं होगा, और वही चीज उनको खा गई 1 नंबर 2 नंबर से। पिछले साल 112 बड़ी सीमित में कट ऑफ गया था, तो 111 किसी का आया। कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने कोर्स लिया है एनालाइजर। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आखिर इसको चेंज क्यों किया गया। इसके आगे की बात मैं करता हूं, तो जो लोग घर से पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो इस तरीके से अपनी चीजों को देखें। या फिर आप नोट्स खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें दी हैं या नहीं दी हैं, उसको भी आपको फोकस करके देखना चाहिए, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के पर्यवेक्षक के दायित्व केंद्र स्वीकृति। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति की बात अगर करें, तो आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को आपको फॉलो करना चाहिए। उन नियमों के अंतर्गत आपको देखना चाहिए शहरी क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी होंगे, यानी कितनी जनसंख्या पर आंगनबाड़ी होगा, कितने मतदाता पर आंगनबाड़ी होगा, पहाड़ी क्षेत्र किसे कहेंगे, जनजातीय क्षेत्र किसे कहेंगे, जनजातीय क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर कितनी आंगनबाड़ी हो सकती है, इन सब बिंदुओं पर घुस घुस के देखना पड़ेगा। आंगनबाड़ी तो ठीक है, क्या जनजातीय क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी बनाने की व्यवस्था है। और फिर से मैं कहूंगा कि एक शासकीय प्रतिवेदन वायरल हो रहा है। शासकीय प्रतिवेदन जो है, उस शासकीय प्रतिवेदन को लोग व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, ऐसा ठीक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि फिर से मैं बता दूं कि अपडेटेड नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे और एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने बना दिया, लेकिन जब व्यापम का आंसर किया आएगा तो आपको लगेगा ये तो दूसरा आंसर ले रहा है। और उसका कारण क्या होगा? उसका कारण यही होगा कि आपने अपडेटेड डेटा नहीं पढ़ा है। तो आपको अपडेटेड डेटा पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। और एक चीज मैं बहुत विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान में दे दूं, हमारा एक वीडियो है यूट्यूब पर पुराना, मतलब पिछले साल वाला, कोशिश करिएगा कि आप उस वीडियो को न देखें। अगर आप नया डेटा पढ़ रहे हैं, तो अगर उस डेटा को, उस वीडियो को देख करके आप नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बनाने के दौरान आप डेटा को जरूर अपडेट करें, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंसने की स्थिति में होंगे मेरे दोस्त। दूसरी बात अगर देखें, दूसरा नंबर पॉइंट, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था की जानकारी, प्रसव पूर्व, शिशुवती माता, शिशु की देखभाल, कुपोषण, वृद्धि निगरानी, वजन त्योहार। अब वजन त्योहार क्या है, वजन त्योहार में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, वृद्धि और विकास में क्या फर्क है, मतलब बच्चे का वृद्धि किसको बोलेंगे, बच्चे का विकास किसको बोलेंगे, कितना वजन होगा तो बच्चा सुपोषित बालक माना जाएगा, कितना वजन होगा तो अति सुपोषित बालक माना जाएगा, कितना वजन होगा तो कुपोषित बालक माना जाएगा, कितना वजन होगा तो अति कुपोषित बालक माना जाएगा। ये सब चीजें आपको यहां पे देखनी पड़ेंगी। इस पूरे का पूरा जो सिलेबस है या फिर आंगनबाड़ी की सेवाएं हैं, वो महिलाओं पर और बच्चों पर फोकस है। यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती और शिशुवती महिलाएं हैं, उन पर फोकस है, और जो बच्चे हैं उन पर फोकस है, छोटे बच्चे। लेकिन क्या कारण है कि किशोरियों को भी इसमें शामिल किया गया, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। और किशोरी को आंगनबाड़ी के अंतर्गत सेवा में शामिल किया गया, यानी किशोरियों को सेवा देने की शुरुआत हुई, तो ये कब से हुई, कौन उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कौन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, किसके प्रतिवेदन पे किशोरियों को शामिल किया गया इसके अंतर्गत,
ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आगे चलते, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण, रोग प्रतिरक्षण, इसमें तो बहुत आसान है। बच्चों की होने वाली बीमारियों एवं पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कारण, ये भी आपको ठीक ठाक तरीके से देखना पड़ेगा। खासकर बड़ों की बीमारी को आप देखते हैं लेकिन बच्चों की बीमारी को आप नहीं देख पाते। टीकाकरण आदि जो है उस टीकाकरण को आपको देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। टीकाकरण में किस उम्र में कितना टीका लगता है, किसको टीका लगता है, किसको नहीं लगता है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें और हैं, जैसे कहाँ गए, हाँ इससे पहले ही बता देता हूं। जैसे पिछले साल आंगनबाड़ी के सेवाओं के अंतर्गत ही सब 6 प्रकार की सेवाएं, सब 6 प्रकार की सेवाएं, सब 6 प्रकार की सेवाएं पढ़ के गए। पूछ दिया गया कि जो रेडी टू ईट मिलता है, आपको अगर थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो रेडी टू ईट में 1 किलो रेडी टू ईट में मूंगफली की मात्रा कितनी होगी। अब आप अभी भी आप पढ़ रहे होंगे, अगर इस भाग को पढ़ रहे होंगे, पढ़ लिए होंगे, तो आप बता दीजिए कि मूंगफली की मात्रा कितनी होगी। 1 किलो रेडी टू ईट बनाने में कौन कौन से जो खाद्यान्न फसल होंगे, कौन कौन से खाद्यान्न होंगे, उसको किस किस मात्रा में शामिल किया जाएगा, इतना ही पढ़ना जरूरी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत जब बच्चे आते हैं तो हलवा मिलता है, पोहा मिलता है, और भी चीजें नाश्ता में मिलती हैं, तो हलवा पोहा में मूंगफली की मात्रा कितनी होगी, तेल की मात्रा कितनी होगी, ये सब चीजें थोड़ी डीप में आपको पढ़नी पड़ेगी। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि पढ़नी पड़ेगी, मैं बोल रहा हूं इसलिए महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में पिछले बार पूछ दिया मूंगफली की मात्रा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो मूंगफली दिया जाता है, मतलब जो रेडी टू ईट मिलता है, उसमें किस दर पे मूंगफली का भुगतान होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको छोटा छोटा फैक्ट है। और एक चीज और है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें बदल भी गई है। मैं बार बार वो शासकीय प्रतिवेदन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उसको उस शासकीय प्रतिवेदन को मैंने देख लिया है, थोड़ा सा शासकीय प्रतिवेदन को थोड़ा सा देख लिया है। अब शासकीय प्रतिवेदन को देखने के बाद मैं एक चीज ये पाया कि THR का वितरण जो होता है, THR आंगनबाड़ी के अंतर्गत THR, जिसमें रेडी टू ईट दिया जाता है। अब रेडी टू ईट जो है, रेडी टू ईट जो है वो गर्भवती माताओं को पहले अलग मात्रा में मिलता था, जो शिशुवती माताएं हैं उनको अलग मात्रा में मिलता था, जो बच्चे हैं उनको अलग मात्रा में मिलता था। पहले मान लेते हैं 125 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था, अब वो बदल के 150 ग्राम हो गया है। जो गलती आप वही प्रतिवेदन में मैंने देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, शायद आपको जागरूक करना चाहिए। तो इन सब चीजों को आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब पूछ देगा कि कितना रेडी टू ईट गर्भवती माताओं को मिलता है, कितना रेडी टू ईट कुपोषित, कितना रेडी टू ईट अति कुपोषित को मिलता है। देखिए यहां से प्रश्न में जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा पूछने लायक नहीं है, बहुत चीज ऊपरी ऊपरी, और जब चीजें ऊपरी ऊपरी हैं तो डीप में जाएगा तो कहां जाएगा, यही तो जाएगा। उसकी सेवाएं, उस मतलब पोषण से संबंधित जब बात करेगा तो यहीं पे तो घुसेगा कि रेडी टू ईट कितना मिलता है, और रेडी टू ईट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या कार्यक्रम होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा में क्या क्या चीजें दी जाती है। तो इन सब चीजों को, वृद्धि चार्ट क्या है, जैसे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी उनको मालूम होगा इसमें कि एक उनको इतना बड़ा, बहुत बड़ा रजिस्टर मिलता है जिसमें लाल पीला रंग का होता है, जो कि ऐसे ऐसे वृद्धि चार्ट दिखाता है। वही वृद्धि चार्ट बताता है कि कुपोषित है, अति कुपोषित है, गंभीर कुपोषित है, किस प्रकार का कुपोषित। तो ये सब चीजें आपको फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी, और आपको ही नहीं, जो खुली भर्ती वाले हैं नहीं उनको ही नहीं, परिसीमित भर्ती वालों को भी। क्यों? क्योंकि यही वहम तो पिछले साल लोगों को 1-2 नंबर के लिए डुबा दिया, तो इस साल भी क्या पता भाई पहले से तैयार रहे। आगे की बात करें, विभाग के केंद्र प्रवर्तित योजनाएं में कुछ नई योजनाएं जुड़ी है, जैसे मिशन शक्ति सामर्थ्य घटक, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत इसका पुराना नाम क्या था, क्या इस तरीके का पहले कोई योजना था, और था तो पुराना नाम क्या था, पहले कितना हितग्राहियों को कितना लाभ, आर्थिक लाभ दिया जाता था, किस किस प्रकार के लाभ मिलती थी, अब उस लाभ में क्या परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीजें आपको मातृ वंदन योजना, महिला सशक्तिकरण केंद्र, शक्ति सदन, सखी निवास,
मिशन शक्ति, संबल, अब ये सब चीजें बहुत जगहों पे आपको लिखी दिख जाएंगी, लेकिन इसके पीछे आखिर ये शुरुआत क्यों हुआ, इसके नए नए डेटा, उन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के होगा सिलेक्शन, नहीं तो नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूं। 1-2 नंबर से चूक जाएंगे। फिर मिशन वात्सल्य, पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना, बाल संरक्षण योजना ही अपने आप में बड़ा टॉपिक है। अब बाल संरक्षण योजना तो मैं पिछले साल भी पढ़ाया था, अब मिशन वात्सल्य होने की वजह से उसमें क्या चेंज आया, इस चीज को अगर फ्री वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हो तो उसको चेंज कर लीजिएगा, उसको चेंज करके पढ़िएगा। कार्यक्रम एवं संस्था, पोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, इसी में बहुत सारी चीजें, जैसे रेडी टू ईट के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे जो किशोरी हैं उनको शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया, कब शामिल किया गया, कौन प्रधानमंत्री थे, ये सब चीजें पूछा जा सकता है। और फिर राज्य की योजनाएं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रारंभिक बालकाल, देख रेख, शिक्षा, सुचिता। अब ये छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलता। अच्छा, ऊपर की जो योजना है जैसे मातृ वंदन योजना है, अब इस योजना में कितने लोग अभी तक रजिस्टर्ड हुए, कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों को लाभ नहीं मिला, ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी होगी कंप्लीट डेटा के साथ, नहीं तो आप चूक जाएंगे जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ के राज्य संबंधित योजनाएं जो हैं, अब इसको आप कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं नहीं जानता। कोई सरकारी विभाग का वेबसाइट जो है, उस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो मुख्यमंत्री जो सुपोषण योजना है उसका डेटा दिखाएगा, उसमें अपडेट ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। 2013 में आया था जो, वो अपडेट ही नहीं हुआ, 2013 का ही दिखा रहे हैं। अब वहां से आप पढ़ के चले जाएंगे, अब पढ़ के जब चले जाएंगे वहां से और पूछ दिया अपडेटेड डाटा, तो आप कहां से वो करेंगे। तो इसके लिए ना एक फॉर्म आता है, फॉर्म मतलब जैसे ही कोई योजना बनता है तो उस योजना के बनने के बाद उसका जब क्रियान्वयन होता है तो क्रियान्वयन होने के लिए एक फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म को आप ढूंढने की कोशिश करिएगा गूगल में, किताबों के सहारे मत रहिएगा, जो पतली पतली किताबें मार्केट में होती हैं वो आपको फेल कराने के लिए काफी। तो वो जो फॉर्म आता है ना, जिसे हितग्राही फॉर्म और इस तरीके बहुत सारे फॉर्म, वो आप गूगल में सर्च करेंगे धीरे 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 तो आपको पता चलेगा। एक कंटेंट जो डेवलप करते हैं इसके लिए वो लोग जानते हैं इसको, तो वहां से आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअल में चीजें क्या है। आप वेबसाइट के सहारे, खासकर स्टेट का जो योजना है, राज्य की जो योजना है, उसको वेबसाइट के सहारे आप ठीक नहीं कर सकते, यानी उसमें नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि वेबसाइट में डेटा जो है अपडेटेड डेटा नहीं है, जो कि हमेशा आपको नुकसान देगा एग्जाम हॉल में जाने के बाद। तो इस चीज को आप उसी तरीके के जो हितग्राही फॉर्म्स होते हैं उससे अलग अलग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम हो जाए। अब ध्यान रखिएगा, जो आप किताब लेते हैं मार्केट से, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कहीं पे कोर्स कर रहे होंगे वहां के जो टीचर होंगे वो लोग तो अपडेटेड डेटा पढ़ा ही रहे होंगे, इस चीज की मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं या ऑफलाइन तैयारी करा रहे हैं कोचिंग वाले, तो वो लोग अपडेटेड डेटा ही पढ़ा रहे होंगे। खासकर जो पुरानी आप लोग किताबें जो लेते हैं उसकी बात करूं, जो आप किताब लेते हैं, किताब वाला भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको भी इससे मतलब क्या है। आप तो जब जाते हैं कि बुक स्टोर में, तो बुक स्टोर में देखते हैं ऊपर में क्या लिखा है, महिला पर्यवेक्षक। महिला पर्यवेक्षक लिखा है, हाँ, पर महिला पर्यवेक्षक का बुक है, दे दो। आप महिला पर्यवेक्षक बुक उठा के ले जाते, तो उसको भी कोई खास मतलब नहीं। तो जब योजनाओं को लिखेगा तो वो सबसे आसान जगह क्या है, कौन इतना मेहनत करेगा कि फॉर्म निकाले, कौन इतना मेहनत करेगा कि हितग्राही का फॉर्म निकाले, कौन इतना मेहनत करेगा कि आपके लिए तैयार करेगा, नहीं करेगा। बुक वाला जिसको 150-200 रुपए में किताब बेचना है वो क्यों करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, यही राज्य स्टेट का वेबसाइट में, स्टेट की वेबसाइट में जाएगा और 2013 का जो नॉट अपडेटेड डेटा है वही बिना अपडेटेड डेटा को ही छाप देगा कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत ये है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत ये है, और आप उसको पढ़ के जाएंगे तो आपका वहां एग्जाम हॉल में डेटा ही मैच नहीं करेगा। और एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, और उसको बड़ा हिम्मत करके आप डी ऑप्शन मार के आ जाएंगे कि इनमें से कोई नहीं, और वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पुराना डेटा पढ़ा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी यूनिट 7 के लिए। चलिए अब देखते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 में कुछ चीजें चेंज हुई हैं जिस पर भी ध्यान दे दें। देखिए,
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं नियम 2007। अब एक चीज इसमें ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, इसके लिए आप गूगल में सर्च करिएगा, इंटरनेट में गूगल में सर्च करिएगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 क्या है। इसका जो अधिनियम का ओरिजिनल कॉपी है वो आपको मिल जाएगा प्रिंट हो। लेकिन कई लोगों को अभी तक यही पता नहीं होगा, खासकर जो पढ़ा भी रहे होंगे उनको भी मैं बोल दूं, क्षमा चाहूंगा, मेरे अपने ज्ञान का वो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं इसीलिए बोल रहा हूं इस बात को कि वो भी इसको अच्छे से पढ़ाएं तो बच्चों का नंबर ठीक ठाक है। क्योंकि पिछले बार खुली भर्ती में इस भाग से 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया, और सॉरी 5 प्रश्न पूछा गया, परिसीमित भर्ती में 7 प्रश्न पूछा गया, और 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न जो था वो यहीं से पूछ लिया गया इस नियम से। यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसका नियम तो आपने पढ़ा ही नहीं। अब नियम क्या है, कैसे है, वो चीजें आप देखिएगा, खोजिएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध नियम 2004, ये क्या है। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम तो आपने पढ़ लिया सारी चीजें, अब नियम पढ़ा ही नहीं, अब नियम से क्वेश्चन पूछ दे। तो उन्हीं प्रताड़ना के निवारण कानून 2005 एक ही है छत्तीसगढ़ का। बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम, ये सारी चीजें तो है ही। तो इसमें एक चीज है जो नियम, उस नियम को भी आप फोकस करके पढ़िएगा, नियम को ढूंढिएगा गूगल में, यूट्यूब में तो नहीं मिलेगा शायद, गूगल में आप ढूंढिएगा, कहीं पे आपको इसका पेपर वो मिल जाए, क्या बोलते हैं उसका, प्रिंट, जैसे अधिनियम के जैसा ही नियम होता है। मैं बता दूं, इसी अधिनियम को बेस करके नियम बनाया जाता है, यानी अधिनियम बेसिक होगा, उसी के ऊपर नियम बनाया जाएगा। नियम बनाने की शक्ति किसको होगी किसको नहीं होगी, ये आप अधिनियम में पढ़ेंगे, और उसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार या केंद्र सरकार नियम बनाती है। जैसे किसी अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, किसी में केंद्र सरकार के पास है। तो राज्य सरकार जो नियम बनाएगी उस नियम को आपको पढ़ना पड़ेगा, केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी उस नियम को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोड़ कुछ नहीं सकते, क्योंकि जैसे छोड़ा वहीं से प्रश्न एक पूछ दिया और आपका 1 नंबर गया, कट ऑफ गया आपका, मान लेते हैं 50, और एक पूछ दिया नियम से, उस नियम वाले को गलत करके आप हो गए 49। अब जीवन भर आपको पछतावा हो जाएगा कि मैं नियम पढ़ ली होती तो कहीं ना कहीं से 1 नंबर मेरा हो जाता, 50 नंबर हो जाता, आज मैं महिला पर्यवेक्षक होती। तो ये चीजें बाद में समस्या पैदा करती हैं, जब एग्जाम हो जाता है, जब रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि अरे कट ऑफ से 1 नंबर कम थी। तो उन चीजों को थोड़ा सा मेहनत करिएगा, गूगल में सर्च करिएगा, बुक स्टोर में जाइएगा तो ओरिजिनल नियम मांगने की कोशिश करिएगा, अगर आपको मिल जाए तो अधिनियम का ओरिजिनल कॉपी मांगने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन मेहनत करेंगे तो जान जाएंगे। अधिनियम को खासकर बहुत ज्यादा टफ भाषा होती है, उसको समझना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अधिनियम में भाषा टफ होता है। अब उसको कोई आपको बुक में ट्रांसलेट करके देगा तो फिर कुछ चीजें छूट जाएंगी। अगर अधिनियम को ही आप पढ़ें तो आप ही नहीं समझ पाएंगे। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो प्रश्न सरल भाषा में पूछेगा, तो बड़ा दिक्कत है अधिनियम के साथ। तो अधिनियम को आपको खासकर ये अधिनियम जो है इसको आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, कोई अच्छे से पढ़ाया होगा तो वहां पे जाकर के देख सकते हैं फ्री में। लेकिन ये नियम आपको नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर के बनेगा। इसमें कुछ चीजें और हैं जो कि जोड़ी गई, जहां से इस बार बहुत ज्यादा संभावना है कि प्रश्न पूछा जाएगा, और वो भाग है ये वाला, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2005, अधिनियम 2015। और ये चीज तो पहले भी था, लेकिन संशोधन को जोड़ा गया इस बार 2021, नियम 2016 और 2022, यानी 2015 का संशोधन हुआ 2021 में, 2015 को बेस के लेकर के 2016 में नियम बनाया गया, और 2022-21 को बेस लेकर के 2022 में जो नियम बनाया गया, इसको पढ़ना आपको जरूरी होगा। क्योंकि इस भाग से अगर 5 प्रश्न आते हैं तो ये बात गारंटी तौर पे मान के चलिए कि यहां से आपको प्रश्न पूछेगा ही, क्योंकि इस बार इसको अलग से शामिल किया गया है, नहीं तो पुराने वाले सिलेबस को ही उठा के दिया जा सकता था, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस भाग को इस बार अलग से शामिल किया गया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए, खासकर इसके नियम आदि को बार बार आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न वहां से पूछे जा सकते हैं। क्लियर होगा? चलिए, भाग 1 में मैक्सिमम बच्चों को तकलीफ होती है, तो भाग 1 मैंने बता दिया।
अब भाग 2 देखते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता। ये तो सामान्य रीजनिंग है, जैसा आप पढ़ते आ रहे हैं। सामान्य रीजनिंग या जीएस के भाग को जितना ज्यादा पढ़ें उतना ही सही। रीजनिंग के लिए कोशिश करिए कि आप प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा से 2 घंटा अगर हो सके तो आप रीजनिंग को दें प्रतिदिन, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ऐसा चीज है कि करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। यानी जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही आप इसमें पारंगत होते जाएंगे। तो ये वाला जो भाग है रीजनिंग वाला, इसको प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटा दीजिए और धीरे 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 करेंगे तो जड़मति भी सुजान हो जाता है, तो आप भी इसमें सुजान हो जाएंगे। तो रीजनिंग वाले को दूसरा बात है कि जीएस, तो जीएस कितना भी पढ़े याद नहीं रहता, तो इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं, आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के थ्रू इसको ठीक ठाक कर सकते हैं। रीजनिंग को प्रयास के थ्रू कर सकते हैं, आगे चले मेहनत कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से है भारत का संविधान, ये सभी जीएस का भाग है, भूगोल वगैरह। फिर हिंदी के लिए कोई किताब आप ले सकते हैं, आप चाहें तो एनालाइजर में भी हिंदी का पिछले साल जो पढ़ाए थे उसमें से ठीक ठाक प्रश्न फंसे थे खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती वालों के लिए, तो वो लोग बाद में थैंक यू भी बोले थे, तो उस पर भी आप भरोसा कर सकते हैं कि एनालाइजर का जो वीडियो कोर्स है उसमें। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पिछले बार हम लोग पढ़ा नहीं पाए थे वीडियो कोर्स, लेकिन हम लोगों ने पीडीएफ दिया था, काफ़ी लोग संतुष्ट थे। और इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिस पर कि अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर देते हैं तो आपका थोड़ा बहुत भी नंबर आ जाता है तो वो आपको आगे बढ़ा देगा। क्योंकि महिला पर्यवेक्षक में जो खुली भर्ती या परिसीमित भर्ती वाले हैं, इंग्लिश की स्थिति छत्तीसगढ़ में उतनी अच्छी नहीं है, तो आप अंधे में काना राजा बन सकते हैं कि अगर कोई भी आंख नहीं, उसमें एक जन का आंख है तो वो राजा बन जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा। थोड़ा नंबर कहने का मतलब, अगर खुली भर्ती से है 10 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है तो 10 में अगर आप 4 नंबर भी ले आते हैं तो भी अच्छी बात है। परिसीमित भर्ती से 5 अंक का प्रश्न पूछ रहा है तो 2 अंक भी ले आते हैं तो भी अच्छी बात है। इतना में भी आप इसमें पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य जगहों पे आप ठीक ठाक मेहनत करके, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस होकर अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत मेहनत लग जाएगा, नंबर कम है यहाँ पे, 10 नंग 5 अंक। क्लियर है? तो इससे अच्छा है कि आप जो योजना वाला भाग है उस पर फोकस करें, आप हिंदी वाले भाग में फोकस करें, क्योंकि वहां पे नंबर भी ज्यादा है और आप उसको आसानी से समझ भी सकते हैं, नंबर बढ़ा भी सकते हैं। मैथ्स के प्रैक्टिस में, क्योंकि मैथ्स जब होता है सही तो बिल्कुल सही होता है, गलत होता है तो गलत होता है, और मैथ्स पूरा खेल है प्रैक्टिस का। जैसे दशमिक प्रणाली, जनसंख्या, विषम संख्या, ये सब चीजें बहुत आसान है, बहुत बेसिक था जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, वही सारी चीजें। अच्छा, ये तो सारी चीजें मैंने सिलेबस पर बात कर दी। अब कुछ चीजें और भी बात कर लेता हूं जो कि है कोर्स पर, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो कि ये वीडियो तो देखी, अब उनको ये समझ में आया होगा कि भाई कैसे पढ़ना है, और अगर वो बहुत ज़्यादा गूगल में, बहुत ज़्यादा यूट्यूब में मेहनत नहीं करना चाहते तो उनके लिए कोर्स उपलब्ध है जो कि बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित कोर्स होगा। इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेता हूं, अगर आप सुनेंगे तो ठीक। ये कोर्स है जिसमें कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और कंप्लीट सिलेबस महिला पर्यवेक्षक का यानी पूरा भाग, और बिल्कुल नए सिलेबस, नया डेटा पर आधारित एक क्लास होने वाला है। और महिला पर्यवेक्षक का ये कोर्स जो है वो 3,999 रुपये का है, लेकिन एक स्पेशल ऑफर के तहत आप इसको डिस्काउंट में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को ठीक ठाक कर सकते हैं। अपने कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं, या फिर सेव करना ही होगा 96 17 41 36 76, और इसमें लिख करके भेज दीजिएगा महिला न्यू बैच। जो भी डिस्काउंट में फीस होगा वो फीस आपको बताया जाएगा। आप चाहें तो कोर्स को ज्वाइन करिए। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका कोर्स ऐप में एक्टिवेट होगा, और ऐप में जाके आप कोर्स देख सकेंगे। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस अभी जो मैंने बताया, और वो सारी रणनीतियां जो मैंने बताई, वो सारी चीज़ें क्लास के माध्यम से, वीडियो क्लास के माध्यम से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप चाहें तो ये नंबर सेव करें और मैसेज करें महिला न्यू बैच, और अपना कोर्स ज्वाइन करें स्पेशल ऑफर में, क्योंकि स्पेशल ऑफर शुरू के ही कुछ बच्चों के लिए है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करें, जो तरीका मैंने बताए हैं उन तरीकों को फॉलो करें, और बीच बीच में मैं ऐसे तरीके और भी बताता रहूँगा किसी विशेष टॉपिक पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं। नमस्कार, जय।